हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब आज आप लोग चैप्टर 2 में आगे का पढ़ाने से पहले मैं कल का जो मैंने आपको बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि चैप्टर 2 है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर में आपको मैंने कल इफ़ेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बता दिया था। उसके अलावा गांधी जी कब 1915 में आए और उन्होंने आइडिया ऑफ सत्याग्रह दिया, और उस आइडिया को उन्होंने अलग अलग जगहों पे जैसे कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे उनके साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और आगे चल के गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ भी इस मूवमेंट का सहारा लिया। लेकिन रॉलेट एक्ट के बाद जो एक इंसिडेंस हुआ था जलियांवाला बाग, कल जो लास्ट में आप लोग पढ़ रहे थे जलियांवाला बाग, ये बहुत ही मैसिव इंसिडेंस था। इस इंसिडेंस में जनरल डायर ने इस तरह से गोलियां चलवा दी थी कि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, चाहे वो वुमेंस हो, चिल्ड्रंस हो या जो बूढ़े लोग हों, वो सभी मारे गए थे। और इस इंसिडेंस से रिसेंट होके लोगों ने जगह जगह वायलेंस करना स्टार्ट कर दिया था। और चूँकि गांधी जी ने जो सत्याग्रह के आइडिया में उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस का सहारा लिया था, तो उस चीज़ को यहाँ पर ब्रेक मिला था और वायलेंस स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से फिर गांधी जी ने इस सत्याग्रह को मूवमेंट को बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद उनको ये लगा कि पूरी इंडिया को यूनाइट करने की, यूनिफिकेशन की ज़रूरत है। उसके लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए खिलाफत मूवमेंट को खिलाफत इशू को थोड़ा सा उठाने की कोशिश की। खिलाफत इशू देखिए क्या है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had ended with the defeated of Ottoman Turkey. There were rumors that a harsh peace treaty was going to the imposed of the Khalifa. अब देखिए खलीफा क्या थे। खलीफा वॉज स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम्स के स्पिरिचुअल हेड थे, और इसलिए उनको काफ़ी उनकी लोग इज़्ज़त करते थे मुस्लिम्स में, और उनके ही जो बहुत सारे टीचिंग्स थी उनको फॉलो करते थे। तो इस चीज़ के लिए जब लोगों ने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन जीता, ब्रिटेन जीता, जिसका कि यहाँ पर जिसने भारत को कॉलोनी बनाया हुआ था, और ऑटोमन तुर्की जो हार गया, जहाँ पर खलीफा थे और उनके साथ बहुत ही हार्श ट्रीट किया जा रहा था। उस हार्श ट्रीट को रोकने के लिए जो यहाँ के मुस्लिम्स थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया, खिलाफत मूवमेंट। और इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली, इन 2 ब्रदर्स ने बहुत यहाँ से पार्टिसिपेट किया था। और इसके लिए उनके और गांधी जी के बीच काफ़ी डिस्कशन हुआ कि किस तरह से यहाँ के नॉन मुस्लिम्स को भी खिलाफत मूवमेंट से जोड़ा जाए। तो गांधी जी ने भी सोचा कि चलो खिलाफत मूवमेंट के सहारे क्या किया जा सकता है कि हम आगे चल के जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे उसमें मुस्लिम्स से कहेंगे कि पार्टिसिपेट करें, इससे यूनिटी जो है हमारी वो बढ़ेगी। एट कलकत्ता सेशन इन 1920 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें गांधी जी ने कन्विंस किया लीडर्स को कि वो खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम को सपोर्ट करें, जिससे आगे चल के जो स्वराज का जो वो मूवमेंट चलाएंगे नॉन कॉरपोरेशन, उसमें मुस्लिम्स भी हमारा साथ देंगे। तो ये इस तरह से खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ये एक साथ ही जुड़े हुए थे। अब सोचिए नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट ही क्यों? इसमें क्या था, गांधी जीज आइडिया, ये गांधी जी का आइडिया था जो उन्होंने अपनी बुक में किस में लिखा था, हिंद स्वराज जो बुक उन्होंने लिखी थी उसमें इस आइडिया को दिया था। और इसका मतलब था कि हम कॉपरेट नहीं करेंगे, मतलब कि यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर्स की थी, और उनका जो काम करते थे वो इंडियंस थे। तो अगर उनको हम कॉपरेट नहीं करेंगे तो उनका वर्क सही से नहीं चलेगा, उनका काम नहीं चल पाएगा, इसलिए नॉन कॉरपोरेशन स्टार्ट किया गया था। मूवमेंट वुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, और ये जो मूवमेंट था वो कई स्टेजेस में फोल्ड था। जैसे कि कहीं पर बाइकॉट करेंगे, या कहीं पर कॉलेजेस स्कूल्स का बाइकॉट करेंगे, और जो लॉयर्स हैं वो कोर्ट में नहीं जाएंगे। इस तरह से कई तरह से उसको हम बाइकॉट करेंगे। और दूसरी चीज़, टसल विद द
कांग्रेस ऑन पार्टिसिपेशन इन काउंसिल इलेक्शन। इसके अलावा कांग्रेस में एक प्रचल फैल रहा था कि नहीं, हम तो जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले हैं हम उसको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक अच्छा मौका है हमारे पास गवर्नमेंट में शामिल होने का, और जब हम गवर्नमेंट में शामिल हो जाएंगे तो हम कुछ वर्क अपने लोगों के लिए कर सकते हैं, कुछ लॉज बनाने में हम किसी भी तरह से गवर्नमेंट पर अंकुश लगा सकते हैं या रोक लगा सकते हैं, किसी भी तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं अपने लोगों को। तो उन्होंने कहा कि अगर हम नॉन कॉरपोरेशन का साथ देते हैं तो फिर हम इलेक्शन को कैसे कॉपरेट कर सकते हैं या हम इलेक्शन में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे डिफरेंट बातें आ गई थी, और बाद में ये जो ये था नॉन कॉरपोरेशन का जो आइडिया था वो नागपुर सेशन में जाकर इसको ओके मिला 1920 में, यानी कि 1990 से स्टार्ट होकर 1920 में जब नागपुर का सेशन हुआ तब यहाँ पर सभी लीडर्स एग्री हुए कि चलो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। अब देखिए इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में और क्या हुआ, डिफरेंटिंग स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या अलग अलग डिफरेंस थे, कौन सा, नॉन कॉरपोरेशन और सिविल डिसओबीडियंस, ये दोनों ही दो अलग अलग मूवमेंट हैं और इसको आपको अलग अलग ही समझना होगा, ठीक है। अब इसमें नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगन इन 1921, ये स्टार्ट हुआ जब नागपुर सेशन 1920 में इसको अप्रूवल मिल गया तो 1921 में इसको स्टार्ट कर दिया गया। देयर वर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट विद डिफरेंट आइडियाज़। अब इसमें पार्टिसिपेट करने वाले कौन लोग थे, वो लोग थे जैसे कि टाउन्स में रहने वाले, कंट्री साइड में रहने वाले, और जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे जो बागान वगैरह में काम करने वाले लोग थे। तो ये अलग अलग लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे और इन्होंने इस मूवमेंट को अलग अलग तरीके से, जैसे कि टाउन्स में क्या हुआ, टाउन्स में बाइकआउट किया गया किसका, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, सर्विसेज का, एंड इवन इलेक्शन का भी, कि जो इलेक्शन होने वाले थे काउंसिल के उसका भी बाइकआउट कर दिया। एक्सपेक्शन ऑफ जस्टिस पार्टी, इसके अलावा एक जस्टिस पार्टी थी जिसने नहीं इसका कॉरपोरेशन, इस नॉन कॉरपोरेशन को नहीं माना था, और बाकी सभी ने लगभग नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को बढ़ावा ही दिया था। इसके अलावा ब्रिटिशर्स पे एक और इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो क्या था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। मतलब लोग जब बाइकआउट कर रहे थे तो चीज़ों का बाइकआउट कर रहे थे, जो चीज़ें ब्रिटेन से इंडिया आती थी यहाँ पर बिकने के लिए उनका बाइकआउट कर रहे थे लोग, यहाँ पर इंडिजीनियस चीज़ों को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उनको इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी उनके ऊपर पड़ा। और ये जो बाइकआउट मूवमेंट था इसकी लिमिटेशंस क्या थी, अब देखिए लिमिटेशंस, कमियाँ क्या थी, कि बाइकआउट तो किया गया कि हाँ चलिए हम फॉरेन क्लॉथ्स को नहीं हम यूज़ करेंगे, या हम सर्विसेज में नहीं जाएंगे, या हम स्कूल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी लिमिटेशंस यानी कि कमियाँ क्या थी कि एक्सपेंसिव खादी, मतलब अगर चलिए हम बहुत दिनों तक क्लॉथ्स नहीं खरीदते हैं लेकिन कुछ समय बाद हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें खादी महंगी है तो वो हम कैसे ख़रीद पाएंगे, तो लोग उसको बहुत दिनों तक सपोर्ट नहीं कर सके। या जैसे स्कूल छोड़ दिया बच्चों ने तो बच्चों के तो मज़े हो गए कि वाह स्कूल नहीं जाना पड़ा, लेकिन उनके पास अपने इंडिजीनियस इंस्टीट्यूट्स नहीं थे जो जिसमें वो जाके पढ़ाई कर सकते, या टीचर्स या जो भी लॉयर्स वगैरह थे उनके पास अपना कोई कोर्ट या इंडिजीनियस कोर्ट नहीं था कि वो उसमें जाके अपना वर्क कर सकते, तो उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। इसके लिए ये बाइकआउट जो मूवमेंट था ये एक तरह से ढीला पड़ गया और लोगों ने वापस स्कूलों में जाना और काम करना स्टार्ट कर दिया था। अब देखिए कंट्री साइड में क्या हुआ, कंट्री साइड यानी कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, तो रूरल एरियाज़ में कौन होंगे, पीजेंट्स होंगे, ट्राइबल्स होंगे। तो पीजेंट्स पे क्या असर हुआ, पीजेंट्स में देखिए बाबा रामचंद्र कौन थे, एक वो थे, इन्होंने मिलकर लोगों को किसके तालुके दाराज जो थे, मतलब जिनके पास ज़मीनें होती थी उनके खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करवाया था। और नाई धोबी बंद लगा दिया, नाई यानी कि बार्बर और धोबी यानी कि वॉशरमैन, मतलब जो तालुकादार थे उन पर ये बैन लगा दिया गया कि कोई उनके घर पे कोई भी नाई और धोबी जाके वर्क नहीं करेगा। और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामदेव ने मिलकर अवध किसान सभा बनाई थी। ये अवध किसान सभा जो थी किसानों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थी। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अवध किसान सभा किसने बनाई, तो उसमें किसको बताएंगे आप लोग, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र।
तो इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाई थी और फिर ये सभा जो थी वो उसके कई बहुत सारे पार्ट्स बन गए पूरे कंट्री में अलग अलग जगहों पर। तो इस तरह से पीजेंट्स ने, अब पीजेंट्स के लिए लिमिटेशंस, वहाँ पर कमियाँ क्या आ गई कि वो लोग वॉयलेंट हो गए, मतलब उन्होंने तालुकेदाराज के हाउसेस पे जाके अटैक कर दिया, उनको मारा या घायल कर दिया। तो इस तरह से वहाँ पे वॉयलेंस आ गया था। अब नेक्स्ट देखेंगे आप लोग जब ट्राइबल्स के लिए, तो ट्राइबल्स में क्या हुआ, ट्राइबल्स जो था जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में गुडम हिल्स में जो ट्राइबल्स रहते थे उसमें उन्होंने क्या किया, गुरिल्ला वार स्टार्ट कर दी। अब गुरिल्ला वार से ये समझिएगा कि गुरिल्ला को लेकर जाते थे और वॉर करते थे, ऐसा नहीं। गुरिल्ला वॉर होती है एक तरह से अटैक करते थे। तो इस तरह का जो मूवमेंट था वो वॉयलेंट रूप लेता जा रहा था। और यहाँ पर आपके लिए एक स्टोरी इम्पॉर्टेंट है, अल्लूरी सीताराम राजू, ये नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसमें इनको बताया गया है कि एक तरह से चूँकि ट्राइबल्स थे तो इनको इनकाशमिश ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता था, कि जैसे भगवान का अवतार है कि इनके ऊपर कोई भी गोलियां असर नहीं करेंगी या कुछ भी। इस तरह से इन ट्राइबल्स के लिए जो स्वराज का जो आइडिया था वो कैसा था कि बिना वॉयलेंस किए नहीं उसको हासिल किया जा सकता, इसलिए वो लोग गुरिल्ला वॉर करते थे और करते रहते थे। और बाद में इनको पकड़ भी लिया गया था, अल्लूरी सीताराम राजू को, और बाद में ये खाली फोक टेल्स के हीरो बन के रह गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में